एक ऐसा ग्रह जिसे हम जीवन का स्रोत मानते हैं, लेकिन इसके हर कोने में केवल जीवन नहीं, ऐसे रहस्य भी छुपे हैं जो विज्ञान की समझ से परे हैं। कुछ स्थल इतने अद्भुत हैं कि उन्हें देखकर यह विश्वास करना कठिन हो जाता है कि वे वास्तव में हमारे ही ग्रह पर मौजूद हैं। कहीं जल और रेत का असंभव संतुलन है, कहीं चट्टानों में उकेरी गई समय की गूंज, और कहीं ऐसे प्राकृतिक चमत्कार जो आंखों से ज्यादा मन को चौंकाते हैं। इस वीडियो में हम आपको लेकर चलेंगे उन गिने चुने स्थलों की ओर जो धरती की विविधता ही नहीं, उसकी गहराई को भी दर्शाते हैं। नंबर 1, सिगिरिया रॉक, श्रीलंका का सिंह शिला। दुर्ग श्रीलंका के मध्य भाग में स्थित सिगिरिया रॉक या सिंह शिला केवल एक प्राकृतिक चमत्कार ही नहीं, बल्कि इतिहास, रहस्य और कला का अद्भुत संगम है। यह विशाल चट्टानी किला 660 फीट ऊंचा है और घने जंगलों के बीच अचानक आसमान की ओर उग आया प्रतीत होता है। इसके चारों ओर फैली हरी भरी घाटियां और नीचे बहते जलाशय इसे एक स्वप्निल किले जैसा बनाते हैं। लेकिन इसकी असली कहानी तब शुरू होती है जब हम इसके इतिहास में कदम रखते हैं, जहां एक हत्या, एक सत्ता संघर्ष और एक सम्राट की सनक छुपी हुई है। कहा जाता है कि 5वीं शताब्दी में राजा कश्यप ने अपने ही पिता राजा धातुस्ना की हत्या कर दी और सिंहासन पर जबरन कब्जा कर लिया। लेकिन उसे डर था कि उसका सौतेला भाई, जो सही वारिस था, लौटकर बदला लेगा। इसी डर के चलते कश्यप ने राजधानी को अनुराधापुर से हटाकर इस दूरस्थ चट्टान के ऊपर एक अभेद्य दुर्ग बनवाया, जिसे हम आज सिगिरिया के नाम से जानते हैं। सिगिरिया को देखकर यह अंदाजा लगाना कठिन है कि यह जगह कभी एक शाही निवास रही होगी, लेकिन जैसे ही आप इसके भीतर प्रवेश करते हैं, एक नया ही संसार खुलता है। कश्यप ने इसे एक विलासी महल की तरह बनवाया था, जहां जल उद्यान, चित्र दीवारें, शाही निवास और एक सिंहासन तक था। प्रवेश द्वार पर विशाल सिंह के पंजों की मूर्तियां हैं और इन्हीं पंजों के बीच बनी सीढ़ियां आपको चट्टान के शीर्ष तक ले जाती हैं। चूंकि समय ने सिंह का सिर और धड़ मिटा दिया है, अब केवल पंजे बचे हैं, लेकिन इन्हीं से इसका नाम सिगिरिया पड़ा, सिंह का पहाड़। इस चट्टान के एक हिस्से पर बनी मिरर वॉल यानी दर्पण दीवार आज भी इतिहास के प्रेमियों के लिए एक खजाना है। इस दीवार पर 5वीं से 8वीं शताब्दी के बीच लिखे गए हजारों ग्राफिटी आज भी देखे जा सकते हैं, जो उस समय के यात्रियों की कविताएं, टिप्पणियां और भावनाएं हैं। यही नहीं, सिगिरिया की दीवारों पर बनी सिगिरिया अप्सराएं, जिनमें अर्धनग्न सुंदरियां फूलों के साथ चित्रित हैं, आज भी विश्व की सबसे पुरानी और बेहतरीन म्यूरल पेंटिंग्स में गिनी जाती हैं। चट्टान के शिखर पर पहुंचने पर आपको जो नजारा दिखता है वह शब्दों से परे है। चारों ओर फैली श्रीलंका की हरियाली, नीचे बने गार्डन, तालाब और प्राचीन स्थापत्य का संयोजन किसी फिल्मी दृश्य जैसा लगता है। लेकिन सिगिरिया केवल अपनी भव्यता और सौंदर्य के लिए नहीं जाना जाता, बल्कि इसकी बनावट भी रहस्य से भरी है। कई विशेषज्ञ मानते हैं कि सिगिरिया की जल प्रबंधन प्रणाली उस काल के लिए अत्यंत उन्नत थी। यहाँ मौजूद जलकुंडों में आज भी पानी जमा रहता है, जो भूमिगत जल प्रणालियों और झरनों से जुड़ा हुआ है। कुछ इतिहासकारों का मानना है कि सिगिरिया केवल एक किला नहीं था, बल्कि एक ध्यान केंद्र भी था, जो बाद में बौद्ध भिक्षुओं द्वारा पुनः उपयोग में लाया गया। इस द्वैध पहचान, एक युद्धगृह और एक साधना स्थल, ने इसे और भी रहस्यमय बना दिया है। समय के साथ कश्यप का अंत हो गया, उसका भाई लौट आया और उसने युद्ध में राजा को पराजित किया। किंवदंती कहती है कि जब कश्यप ने देखा कि वह युद्ध हारने वाला है, तो उसने खुद को मार लिया। लेकिन उसकी बनाई यह चट्टानी शरण स्थली, यह पत्थरों का महल, रहस्य, विलास और अपराध की कहानी सुनाने के लिए आज भी खड़ा है। सिगिरिया रॉक, श्रीलंका का यह दुर्ग, धरती की उन विरल जगहों में से है जहां प्रकृति, वास्तुकला, कला और मानव की अभिलाषा एक साथ आकार लेते हैं। यह न केवल पर्यटकों के लिए एक आकर्षण है, बल्कि इतिहास और रहस्य के प्रेमियों के लिए एक जीवंत अध्याय है जो अब भी पढ़ा जा रहा है। यह चट्टान आज भी श्रीलंका की आत्मा में गूंजती है, एक सिंह की तरह, अडिग, मौन लेकिन गूंजदार। नंबर 2, ग्रैंड प्रिज्मेटिक स्प्रिंग, इंद्रधनुषी झरना, येलोस्टोन।
अमेरिका के येलोस्टोन नेशनल पार्क के हृदय में स्थित ग्रैंड प्रिज्मेटिक स्प्रिंग पृथ्वी की सतह पर मौजूद सबसे रंगीन और विस्मयकारी प्राकृतिक चमत्कारों में से एक है। इसे देखकर ऐसा लगता है मानो किसी चित्रकार ने ब्रश उठाकर जमीन पर एक इंद्रधनुष बिखेर दिया हो। लेकिन यह कोई कल्पना नहीं, बल्कि विज्ञान और प्रकृति का अद्वितीय संगम है, जहां हर रंग का उद्भव किसी विशिष्ट तापमान पर जीवित रहने वाले माइक्रोब्स और बैक्टीरिया से होता है। गर्म जल और जीवों की यह भागीदारी इस झरने को इतना अलौकिक बनाती है कि देखने वाले को लगता है मानो किसी अन्य ग्रह पर पहुंच गए हों। यह हॉट स्प्रिंग लगभग 370 फीट चौड़ी और 160 फीट गहरी है, जो इसे अमेरिका का सबसे बड़ा और विश्व का तीसरा सबसे बड़ा गर्म जल स्रोत बनाता है। इसका केंद्र गहरा नीला होता है, जहां तापमान अत्यधिक होता है और वहां केवल कुछ ही सूक्ष्म जीव जीवित रह सकते हैं। जैसे जैसे तापमान कम होता है, चारों ओर रंग बदलते जाते हैं, नीले से हरे, फिर पीले, नारंगी और लाल तक। यह रंगीन वलय दरअसल थर्मोफिलिक बैक्टीरिया के विविध समूहों की उपस्थिति दर्शाते हैं, जो विभिन्न तापमानों पर अलग अलग रंग उत्पन्न करते हैं। लेकिन इसकी सुंदरता से पहले इसकी उत्पत्ति की कहानी भी उतनी ही रहस्यमय है। यह स्प्रिंग एक विशाल जियोथर्मल सिस्टम का हिस्सा है, जो येलोस्टोन के नीचे स्थित सुपर वोल्केनो से जुड़ा है। हजारों सालों से धरती के भीतर की गर्मी ने इस क्षेत्र को एक उबलती प्रयोगशाला में बदल दिया है, जहां गीजर, मड पॉट्स और हॉट स्प्रिंग्स जैसे चमत्कार बनते रहते हैं। ग्रैंड प्रिज्मेटिक इस प्रयोगशाला का सबसे चमकीला नमूना है, एक प्राकृतिक प्रिज्म जो सूर्य की रोशनी को रंगों में तोड़कर वापस फेंकता है। इस जगह की विशेषता केवल इसके रंगों तक सीमित नहीं है, बल्कि यह एक वैज्ञानिक आश्चर्य भी है। यहां मौजूद थर्मोफिल्स, अत्यधिक तापमान में पनपने वाले बैक्टीरिया, पृथ्वी पर जीवन की शुरुआत और दूसरे ग्रहों पर संभावित जीवन के संकेतों की खोज में अहम भूमिका निभाते हैं। यही कारण है कि नासा और अन्य वैज्ञानिक संस्थाएं भी इस झरने का अध्ययन करती हैं, क्योंकि यही बैक्टीरिया मंगल ग्रह जैसे चरम वातावरणों में जीवन की कल्पना को बल देते हैं। ग्रैंड प्रिज्मेटिक स्प्रिंग की विशालता और रंगीनता को सही तरीके से अनुभव करने के लिए पर्यटक पास के हिल ट्रेल तक चढ़ते हैं, जहां से ऊपर से इसका पूरा परिपट देखा जा सकता है। ऊपर से देखने पर यह किसी आंख की तरह प्रतीत होता है, एक जीवंत, चमकती और सांस लेती पृथ्वी की आंख, जो अपने भीतर जीवन के रहस्य छुपाए बैठी है। कुछ लोग इसे गाया की आंख भी कहते हैं, मां पृथ्वी की प्रतीकात्मक दृष्टि। इस क्षेत्र के मूल निवासी अमेरिकी जनजातियां इस गर्म झरने को एक पवित्र स्थान मानती थीं, जहां पृथ्वी और आत्मा के बीच सीधा संबंध माना जाता था। उनके लिए यह केवल एक प्राकृतिक संरचना नहीं, बल्कि एक जीवंत शक्ति थी जो रोग दूर कर सकती थी, ऊर्जा दे सकती थी और आत्मा को शुद्ध कर सकती थी। लेकिन इस रंगीन जादू को बचाए रखना अब एक चुनौती बन गया है। जलवायु परिवर्तन, पर्यटक दबाव और प्रदूषण इस क्षेत्र के संतुलन को प्रभावित कर सकते हैं। यही कारण है कि येलोस्टोन पार्क सेवा यहां अत्यधिक अनुशासन और संरक्षण उपायों के साथ पर्यटकों को अनुमति देती है। पगडंडियों से बाहर जाना, झरने के पास पहुंचना या उसमें कोई चीज डालना सख्त वर्जित है। प्रकृति की इस नाजुक कृति को सुरक्षित रखना हम सबकी जिम्मेदारी है। ग्रैंड प्रिज्मेटिक स्प्रिंग न केवल देखने में सुंदर है, बल्कि यह हमें यह भी सिखाती है कि कैसे पृथ्वी के सबसे चरम वातावरणों में भी जीवन फल फूल सकता है। यह विज्ञान, कला और आध्यात्म का संगम है, जहां हर रंग एक रहस्य है, हर बुलबुला एक कहानी और हर तापमान पर एक जीवन छुपा है। यह झरना प्रकृति की वह किताब है जिसे पढ़ने के लिए नजरों के साथ साथ जिज्ञासा और आदर भी चाहिए। नंबर 3, अमेजन रेन फॉरेस्ट, धरती की सांसें। दक्षिण अमेरिका के विशाल भूभाग पर फैला हुआ अमेजन रेन फॉरेस्ट न केवल दुनिया का सबसे बड़ा वर्षावन है, बल्कि इसे धरती के फेफड़े के रूप में भी जाना जाता है। यह विशाल हरा सागर 55 लाख वर्ग किलोमीटर से अधिक क्षेत्र में फैला है और 9 देशों, विशेष रूप से ब्राजील, पेरू, कोलंबिया, वेनेजुएला, इक्वाडोर, बोलिविया, गुयाना, सूरीनाम और फ्रेंच गुयाना तक इसकी शाखाएं फैली हुई हैं। लेकिन अमेजन केवल पेड़ों का जंगल नहीं है,
यह एक जीवंत संसार है जहां हर शाख, हर पत्ती और हर नदी जीवन की अनंत संभावनाओं को पालती है। यह रेन फॉरेस्ट पृथ्वी के कुल ऑक्सीजन उत्पादन का लगभग 20% भाग उत्पन्न करता है। यही कारण है कि जब अमेजन में आग लगती है या पेड़ काटे जाते हैं तो उसकी गूंज केवल ब्राजील तक सीमित नहीं रहती, वह पूरी पृथ्वी की सांसों को प्रभावित करती है। इस जंगल में लगभग 16,000 प्रजातियों के पेड़ और 390 अरब पेड़ों का अनुमान है। साथ ही यह घर है 40,000 से अधिक पौधों की प्रजातियों, 1,300 पक्षियों, 430 स्तनधारियों, 1,000 उभयचरों और अनगिनत कीड़ों का। यह जैव विविधता पृथ्वी पर किसी और भी क्षेत्र में देखने को नहीं मिलती। अमेजन नदी, जो इस जंगल की जीवन रेखा है, विश्व की सबसे बड़ी नदी प्रणाली है। इसकी शाखाएं हजारों किलोमीटर दूर तक फैलती हैं, जिनमें से कई अब तक अनछुई और अनजानी हैं। इसी नदी में तैरते हैं गुलाबी रंग के डॉल्फिन, जिन्हें बोटो कहा जाता है, और गहराइयों में छिपा रहता है विशाल एनाकोंडा, जो सदियों से डर और रहस्य की कहानियों का हिस्सा रहा है। इस रेन फॉरेस्ट के भीतर आज भी कई ऐसी जनजातियां रहती हैं जो आधुनिक सभ्यता से पूर्णतः अछूती हैं। वे जंगल के नियमों के अनुसार जीते हैं, पेड़ों से दवा बनाते हैं, जड़ी बूटियों से उपचार करते हैं और नदियों से भोजन प्राप्त करते हैं। इन जनजातियों की संस्कृति, भाषा और जीवन शैली वैज्ञानिकों के लिए उतनी ही रहस्यमय है जितना कि अमेजन का हर कोना। लेकिन यह हरा स्वर्ग आज संकट में है। तेजी से बढ़ते कृषि क्षेत्र, अवैध जंगल कटाई और खनन कार्यों ने अमेजन को लगातार सिकोड़ना शुरू कर दिया है। यहाँ हर मिनट फुटबॉल मैदान जितना जंगल नष्ट हो रहा है। यह न केवल जैव विविधता को समाप्त करता है, बल्कि वैश्विक जलवायु को भी असंतुलित करता है। अमेजन की मिट्टी बहुत ही नाजुक होती है और एक बार पेड़ हट जाने के बाद उसे फिर से उपजाऊ बनाना असंभव हो जाता है। अमेजन केवल एक भौगोलिक क्षेत्र नहीं, यह एक जीवंत आत्मा है जो धरती के धड़कनों की तरह चलती है। इसकी नदियां हमारी नसों की तरह, इसकी वर्षा हमारी त्वचा की नमी की तरह, और इसकी आवाजें, पंछियों की चहचहाहट, बंदरों की पुकार, मेंढकों की टर्राहट, जैसे प्रकृति का एक विशाल ऑर्केस्ट्रा हो जो एक अनसुना संगीत रच रहा हो। यह जंगल हमारे लिए सिर्फ ऑक्सीजन का स्रोत नहीं, बल्कि जीवन के रहस्यों की एक खुली किताब भी है, जहां कैंसर से लड़ने वाले पौधे हैं, मनुष्य के पूर्वजों के समान जीवन जीती जनजातियां हैं, और पृथ्वी की जलवायु को नियंत्रित करने वाले संतुलन के अदृश्य धागे हैं। अमेजन रेन फॉरेस्ट इस धरती पर जीवन की उस जटिलता का उदाहरण है जिसे हम पूरी तरह समझ भी नहीं पाए हैं और नष्ट भी कर रहे हैं। इसलिए अमेजन को बचाना केवल ब्राजील की जिम्मेदारी नहीं, यह पूरी मानवता का कर्तव्य है। क्योंकि जब अमेजन सांस लेता है तब पूरी पृथ्वी सांस लेती है, और जब वह घुटता है तो हमारे भविष्य का दम घुटता है। नंबर 4, फ्रांज जोसेफ लैंड, आर्कटिक की बर्फीली दुनिया। सुदूर आर्कटिक महासागर के भीतर बर्फीली हवाओं और बर्फ से ढंकी शांति के बीच फैला है फ्रांज जोसेफ लैंड, एक रहस्यमयी द्वीप समूह जो पृथ्वी की सबसे दूरस्थ और दुर्गम जगहों में गिना जाता है। रूस के स्वामित्व वाले इस द्वीप क्षेत्र में 190 से भी अधिक छोटे बड़े द्वीप शामिल हैं, जो आर्कटिक सर्कल के अंदर लगभग 900 मील रूस की मुख्य भूमि से उत्तर की ओर स्थित है। यह एक ऐसा स्थान है जहां न कोई शहर है, न कोई सड़क, न बाजार और न ही रोशनी। यहाँ केवल बर्फ की चादरों में लिपटी चट्टानें, सुनसान ग्लेशियर और अंतहीन नीरवता है, जो किसी प्राचीन भूगोल की जीवित किताब जैसा अनुभव कराती है। 1873 में ऑस्ट्रो हंगेरियन खोजकर्ताओं ने इस क्षेत्र की खोज की और इसे अपने सम्राट फ्रांज जोसेफ के नाम पर फ्रांज जोसेफ लैंड नाम दिया। तब से यह जगह ध्रुवीय खोजों, वैज्ञानिक अभियानों और अत्यधिक साहसी यात्रियों के लिए आकर्षण का केंद्र बनी रही। हालांकि इसका अधिकांश क्षेत्र साल भर बर्फ से ढका रहता है, लेकिन गर्मियों में जब बर्फ थोड़ी पिघलती है तब यह जगह एक चमत्कारी दृश्य में बदल जाती है। ग्लेशियरों से टकराती समुद्री लहरें, समुद्री बर्फ पर चलते ध्रुवीय भालू और पिघलते बर्फ के बीच से उभरते चट्टानों के शिखर, ये सब मिलकर
एक ऐसी दुनिया का निर्माण करते हैं जो नितांत अलौकिक लगती है। यह क्षेत्र प्रकृति की नाजुकता और क्रूरता दोनों का उदाहरण है। यहाँ तापमान 0 से कई डिग्री नीचे रहता है, हवाएं इतनी तीव्र होती हैं कि हड्डियों तक को कंपा दें, और सूरज कई महीनों तक या तो लगातार चमकता रहता है या पूरी तरह गायब हो जाता है। लेकिन इसी चुनौतीपूर्ण वातावरण में जीवन ने अपने कुछ सबसे अद्भुत रूपों को अपनाया है। फ्रांज जोसेफ लैंड में ध्रुवीय भालू, समुद्री हाथी, आर्कटिक लोमड़ी, व्हेल, सील और असंख्य समुद्री पक्षियों की प्रजातियां पाई जाती हैं। ये जीव कठोर परिस्थितियों में जीने के लिए विशेष रूप से अनुकूलित हैं और इस पूरे इकोसिस्टम के संरक्षक हैं। यहाँ कोई स्थायी मानव बस्ती नहीं है, लेकिन वैज्ञानिक और पर्यावरणविद समय समय पर शोध के लिए यहाँ आते हैं। इन द्वीपों में जलवायु परिवर्तन के प्रभाव को सीधे देखा जा सकता है, जैसे ग्लेशियरों का सिकुड़ना, बर्फ के मौसम का असंतुलन और समुद्री जीवों की प्रजातियों में बदलाव। इसलिए फ्रांज जोसेफ लैंड केवल एक प्राकृतिक चमत्कार ही नहीं, बल्कि जलवायु वैज्ञानिकों के लिए एक जीवित प्रयोगशाला भी है, जहां पृथ्वी के भविष्य की दिशा के संकेत पहले से दिखाई देने लगते हैं। आज यह क्षेत्र रूसी आर्कटिक नेशनल पार्क के अंतर्गत संरक्षित है और यहाँ पर्यटन सीमित लेकिन संभव है, विशेष रूप से उन लोगों के लिए जो आइसब्रेकर शिप्स या विशेष परमिट के माध्यम से यहाँ तक पहुँचते हैं। लेकिन जो भी इस जगह तक पहुँचता है वह हमेशा के लिए बदल कर लौटता है, क्योंकि फ्रांज जोसेफ लैंड केवल एक स्थान नहीं बल्कि एक अनुभूति है। पृथ्वी के छोर पर खड़ी मौन, ठंडी लेकिन विशाल सुंदरता की अनुभूति। यह हमें यह भी याद दिलाता है कि पृथ्वी के कोनों में छुपी ऐसी जगहें आज भी मौजूद हैं जो मनुष्य की पहुंच से बाहर हैं, जहां केवल प्रकृति का राज्य है, और इन जगहों का अस्तित्व ही इस ग्रह की आत्मा को जीवित रखता है। नंबर 5, ब्लैक फॉरेस्ट, जर्मनी की रहस्यमयी वनभूमि। जर्मनी के दक्षिण पश्चिमी कोने में बसा ब्लैक फॉरेस्ट या श्वार्ज़वाल्ड केवल एक घना जंगल नहीं है, यह एक ऐसी रहस्यमयी दुनिया है जहां समय ठहर गया लगता है और हर पेड़, हर नदी, हर कुहासा किसी कहानी का पात्र प्रतीत होता है। यह वही जंगल है जिसने ब्रदर्स ग्रिम की प्रसिद्ध परिकथाओं को जन्म दिया। हेंजल और ग्रेटल, रेड राइडिंग हुड और स्नो व्हाइट जैसी कहानियां यहीं के गहरे अंधेरों और डरावनी खामोशियों से निकली। लगभग 6000 वर्ग किलोमीटर में फैले इस वन क्षेत्र को इसका नाम इसलिए मिला क्योंकि यहाँ के घने देवदार, चीड़ और फर के वृक्ष इतनी गहराई और सघनता से उगते हैं कि धूप भी जमीन तक मुश्किल से पहुंच पाती है, जिससे जंगल हमेशा एक काली छाया में डूबा रहता है। ब्लैक फॉरेस्ट केवल जादू और लोक कथाओं का प्रतीक नहीं है, यह एक भौगोलिक अजूबा भी है। यह पूरा क्षेत्र राइन नदी की घाटी से लगा हुआ है और इसके भीतर फैले छोटे छोटे गांव, जलप्रपात, झीलें और गर्म पानी के झरने इसे एक जीवित चित्रपटल जैसा बनाते हैं। ट्राइबर्ग फॉल्स, जर्मनी का सबसे ऊंचा झरना, इसी जंगल के भीतर स्थित है और इसकी गर्जना दूर से ही सुनाई देती है। यहाँ की झील टिटसी एक शांत लेकिन रहस्यमयी जलराशि है जो घने वृक्षों से घिरी हुई है और सुबह के कुहासे में किसी परिकथा के दृश्य जैसी लगती है। लेकिन इस जंगल का रहस्य केवल प्रकृति तक सीमित नहीं है। यहाँ सदियों से लोग बसी हुई पारंपरिक झोपड़ियों में रहते आए हैं और उनकी संस्कृति में इस जंगल का गहरा प्रभाव है। स्थानीय लोग मानते हैं कि ब्लैक फॉरेस्ट की गहराइयों में आत्माएं, पौराणिक जीव और अंधेरे के देवता बसते हैं। यही कारण है कि यहाँ के त्योहारों, नृत्यों और रीति रिवाजों में इन तत्वों की झलक देखी जा सकती है। ब्लैक फॉरेस्ट विश्व प्रसिद्ध कुकू क्लॉक्स घड़ी का जन्म स्थल भी है। यहाँ के शिल्पकार सदियों से लकड़ी की नक्काशी और जटिल तंत्र प्रणाली वाली दीवार घड़ियां बनाते आए हैं जो विश्व भर में प्रसिद्ध हैं। यहाँ के बाजारों में चलते हुए हर दुकान, हर गली और हर कारीगर के चेहरे पर आपको समय की कहानियां उकेरी मिलेंगी। जंगल की गहराइयों में कई प्राचीन किले और खंडहर आज भी मौजूद हैं। कुछ तो इतने पुराने हैं कि उनकी उत्पत्ति की कहानियां पूरी तरह दंतकथाओं में बदल चुकी हैं, जैसे श्लॉस एब्रस्टीन।
जो एक पहाड़ी की चोटी पर स्थित है और जहां से पूरे जंगल का विहंगम दृश्य दिखाई देता है। इन किलों में रात के समय अजीब सी साएं साएं की आवाजें, अपने आप बंद होते दरवाजे और रहस्यमयी छायाएं अब भी स्थानीय जनमानस की कहानियों का हिस्सा है। प्राकृतिक दृष्टि से भी ब्लैक फॉरेस्ट विविधता से भरपूर है। यहाँ दुर्लभ वनस्पतियां, जड़ी बूटियां और औषधीय पौधे मिलते हैं जो प्राचीन समय से चिकित्सा पद्धतियों में उपयोग किए जाते रहे हैं। जंगल में बसी मठों की बस्तियां आज भी इन औषधीय ज्ञान को संजोकर रखे हुए हैं। पर्यटकों के लिए यह जंगल एक ऐसा अनुभव है जो रहस्य, शांति, रोमांच और प्राकृतिक सौंदर्य सभी को एक साथ समेटे हुए है। सुबह की धुंध में जंगल के भीतर पैदल यात्रा करना, दोपहर में झील किनारे बैठना और रात को किसी पुराने सराय में लकड़ी की आग के पास बैठकर लोक कथाएं सुनना, यह सब मिलकर ब्लैक फॉरेस्ट को केवल एक जगह नहीं बल्कि एक जीवंत अनुभव बना देते हैं। ब्लैक फॉरेस्ट आज भी उतना ही रहस्यमयी, उतना ही चुप और उतना ही सम्मोहक है जितना वह सदियों पहले था। यह एक ऐसा स्थल है जो न केवल देखने के लिए है बल्कि महसूस करने के लिए है, जैसे किसी अनसुनी कहानी के भीतर खुद को जीते हुए देखना। नंबर 6, कजाकिस्तान का आइस वोल्केनो, बर्फ से उठता धुआं। दुनिया के सबसे आश्चर्यजनक प्राकृतिक रहस्यों में से एक कजाकिस्तान का आइस वोल्केनो ठंडी और वीरान जमीन के बीच अचानक फूट पड़ने वाला एक धधकता ज्वालामुखी नहीं बल्कि एक जमता हुआ फव्वारा है जो बर्फ की दुनिया में उभरता है, धुआं छोड़ता है और ऐसा दृश्य रचता है जो किसी दूसरे ग्रह की कल्पना जैसा प्रतीत होता है। यह अनोखा ज्वालामुखी कजाकिस्तान के अलमाटी क्षेत्र के कगन नामक गांव के पास स्थित है और वर्ष के सबसे सर्द महीनों जनवरी से फरवरी में ही नजर आता है, जब तापमान -20 डिग्री सेल्सियस से भी नीचे चला जाता है। इस वोल्केनो का रहस्य इसकी विस्फोटक प्रकृति में नहीं बल्कि इसके निर्माण प्रक्रिया में छुपा है। यहां जमीन के भीतर से एक प्राकृतिक जलस्रोत दबाव के साथ ऊपर की ओर निकलता है। गर्मियों में यह पानी सामान्यतः एक फव्वारे की तरह बहता है, लेकिन जैसे ही सर्दी आती है और तापमान जमाव बिंदु से नीचे चला जाता है, यह पानी सतह पर जमने लगता है। धीरे धीरे यह बर्फ की एक शंकु जैसी संरचना बनाने लगता है जो दिनों दिन ऊंचा होता चला जाता है, कभी कभी 14 मीटर, लगभग 46 फीट तक। इस शंकु के ऊपरी हिस्से से पानी का फव्वारा लगातार निकलता रहता है और वही पानी किनारों पर जमता चला जाता है, जिससे एक जीवित, सांस लेती बर्फ की आकृति निर्मित होती है, ठीक वैसी जैसे कोई धधकता ज्वालामुखी बर्फ से बना हो और उसके मुंह से धुआं निकल रहा हो। इस धुएं का कारण भी अद्भुत है। असल में यह धुआं नहीं बल्कि जलवाष्प है। जैसे ही गर्म जल बाहर आता है और ठंडी हवा से टकराता है, वह भाप बनकर उड़ता है और धुएं जैसी छवि प्रस्तुत करता है। यही दृश्य इस स्थल को और भी रहस्यमयी बना देता है। सुबह की पहली धूप या शाम की रोशनी में जब यह बर्फ का टावर सुनहरे या नीले रंग में चमकता है और उसके ऊपर से भाप की लहरें निकलती हैं, तो वह दृश्य किसी परिकथा या साइंस फिक्शन फिल्म जैसा लगता है। आश्चर्यजनक रूप से यह संरचना प्राकृतिक रूप से हर वर्ष सर्दियों में बनती है और गर्मियों में पूरी तरह से पिघल जाती है, मानो प्रकृति हर वर्ष एक अलौकिक मूर्ति बनाती हो फिर उसे मिटा देती हो। कोई मानव हस्तक्षेप नहीं, कोई निर्माण नहीं, केवल प्रकृति की कला और उसकी शक्तियों का खेल। स्थानीय लोग इसे बर्फ का ज्वालामुखी या जमता हुआ फव्वारा कहते हैं और कुछ पारंपरिक विश्वास भी इससे जुड़े हुए हैं। उनके अनुसार जब यह बर्फ का टावर बनना शुरू करता है तो यह आने वाले मौसम के संकेत देता है, जैसे कि कितनी ठंडी होगी सर्दी या कब आएगी बर्फबारी। कुछ बुजुर्ग इसे एक शुभ संकेत मानते हैं और बच्चों को यहां खेलने से मना करते हैं ताकि इस पवित्र संरचना की शांति भंग न हो। पर्यटकों के लिए यह एक छिपा हुआ रत्न है। सर्दियों में साहसी यात्रियों और फोटोग्राफरों का एक छोटा समूह ही यहां पहुंच पाता है, क्योंकि यह क्षेत्र बेहद ठंडा, सुनसान और दुर्गम होता है। लेकिन जो पहुंचते हैं वे एक अनोखे अनुभव के साक्षी बनते हैं, एक ऐसा दृश्य जो बहुत कम जगहों पर देखा जा सकता है। यह आइस वोल्केनो एक प्रतीक है, एक ऐसा स्थान जहां प्रकृति हमें
याद दिलाती है कि बिना आग के भी ज्वालामुखी फूट सकता है, कि ठंडी और मृतप्राय जमीन के नीचे भी ऊर्जा और सौंदर्य छुपा होता है, और कि पृथ्वी अब भी रहस्यों से भरी हुई है जिन्हें समझने और संरक्षित करने की आवश्यकता है। नंबर 7, लेनकॉइस मारान्हेसिस, ब्राजील के जलयुक्त टीले। ब्राजील के उत्तर पूर्वी हिस्से में स्थित लेनकॉइस मारान्हेसिस नेशनल पार्क एक ऐसा स्थान है जो आपके इंद्रियों को चकित कर देगा। पहली नजर में यह जगह किसी रेगिस्तान जैसी लगती है, विशाल सफेद रेत के टीलों का अंतहीन सिलसिला। लेकिन जैसे ही आप आगे बढ़ते हैं, अचानक इन टीलों के बीच से उभरती हैं नीले, हरे और फिरोजी रंग की जलाशयों की झीलें, जिनका सौंदर्य आपको विश्वास ही नहीं करने देगा कि यह पृथ्वी पर है। यह एक विरोधाभासी चमत्कार है, रेत और पानी का ऐसा संयोजन जो न रेगिस्तान है न दलदल, बल्कि दोनों के बीच बसी एक परिलोक सी धरती। लेनकॉइस मारान्हेसिस का अर्थ है चादरों की भूमि, और यह नाम एकदम सटीक है। जब ऊपर से देखा जाए तो ये रेत के टीले बिल्कुल वैसा दृश्य प्रस्तुत करते हैं जैसे किसी विशाल आकार की सफेद चादर को लहरों में बिछा दिया गया हो। यह नेशनल पार्क लगभग 1550 वर्ग किलोमीटर में फैला है और एक गूढ़ भौगोलिक प्रक्रिया का परिणाम है। यहाँ हर साल जनवरी से जून के बीच मानसून आता है और भारी वर्षा होती है। चूंकि इस रेत की सतह के नीचे एक मोटी चिकनी मिट्टी की परत होती है जो पानी को अवशोषित नहीं होने देती, बारिश का पानी इन टीलों के बीच जमा होने लगता है और प्राकृतिक रूप से सैकड़ों झीलें बन जाती हैं, गहरे नीले, चमकीले, हरे और पारदर्शी फिरोजी रंगों में। इन जलाशयों की गहराई कई मीटर तक होती है और उनमें छोटे छोटे मछलियां, कछुए और जलजीव भी देखे जा सकते हैं, जो मानसून के आने से पहले सूखी धरती के भीतर छिपे अंडों या झीलों से जुड़े भूमिगत नालों से आए होते हैं। यह देखकर हैरानी होती है कि इतनी भीषण गर्मी और सूखी रेत के बीच भी जीवन किस तरह पलता है और प्रकृति कैसे हर साल एक नया संसार रचती है। गर्मियों में जब बारिश बंद हो जाती है, धीरे धीरे यह झीलें सूखने लगती हैं और रेत फिर से हावी हो जाती है, मानो प्रकृति ने एक अस्थायी स्वर्ग बनाया हो जिसे कुछ ही महीनों के लिए देखने को मिलता है। यही अस्थायी सौंदर्य इस स्थान को और भी विशेष बनाता है, एक ऐसा आश्चर्य जो हर साल खुद को मिटाता है और फिर पुनः जीवंत होता है। इस पार्क में कोई स्थायी बस्ती नहीं है, लेकिन पास के गांवों जैसे बाररिन्यास और साओ लुइस से लोग यहाँ भ्रमण के लिए आते हैं। कुछ स्थानीय गाइड पर्यटकों को टीलों और झीलों के बीच ट्रैकिंग, एटीवी राइड्स और यहां तक कि हेलीकॉप्टर राइड भी करवाते हैं, जिससे आप इस अद्भुत भूगोल को ऊपर से निहार सकें। लेनकॉइस मारान्हेसिस केवल एक प्राकृतिक दृश्य नहीं है, यह पृथ्वी की उस जटिल रचना का नमूना है जो नियमों से नहीं बल्कि कल्पना से बनी हो। यहाँ हवा रेत के टीलों को तराशती है, पानी उन्हें भरता है और सूरज की रोशनी उन्हें चमकदार बना देती है, जैसे किसी चित्रकार ने प्रकृति की सबसे विरोधाभासी परतों को एक ही कैनवस पर रख दिया हो। जो लोग मानते हैं कि धरती पर अब कुछ नया नहीं बचा देखने के लिए, उन्हें लेनकॉइस मारान्हेसिस जरूर देखना चाहिए। यह जगह आपको याद दिलाएगी कि प्रकृति अब भी वह कलाकार है जो हर मौसम में एक नई रचना तैयार करती है, रहस्यमयी, सुंदर और पूर्णतः अप्रत्याशित। नंबर 8, ग्रेट बैरियर रीफ, समुद्र के नीचे की इंद्रधनुषी दुनिया। ऑस्ट्रेलिया के उत्तर पूर्वी तट के पास फैली ग्रेट बैरियर रीफ पृथ्वी की सतह पर मौजूद सबसे विशाल और रंगीन जीवित संरचना है, एक ऐसा समुद्री चमत्कार जिसे अंतरिक्ष से भी देखा जा सकता है। लगभग 2300 किलोमीटर में फैली यह प्रवाल भित्ति प्रणाली 2900 से अधिक व्यक्तिगत रीफ्स और 900 से अधिक द्वीपों से मिलकर बनी है। यह दुनिया की सबसे बड़ी कोरल रीफ प्रणाली है, लेकिन इसका महत्व केवल उसके आकार तक सीमित नहीं। यह समुद्र के भीतर जीवन की सबसे समृद्ध और रंगीन दुनिया है, एक ऐसी दुनिया जो अपने भीतर पृथ्वी की जैव विविधता का एक अनुपम खजाना समेटे हुए है। यह रीफ न केवल समुद्री पारिस्थितिकी तंत्र के लिए बल्कि पूरे ग्रह के जलवायु संतुलन के लिए आवश्यक है। यहाँ पर 1500 से अधिक मछलियों की प्रजातियां, 400 प्रकार के कोरल, 4000 प्रकार के मोलस्क, 6 प्रजातियां,
समुद्री कछुओं की, दुर्लभ डुगोंग्स और हजारों प्रजातियों के समुद्री पौधे पाए जाते हैं। इन सभी ने मिलकर एक जटिल लेकिन संतुलित पारिस्थितिकी तंत्र बनाया है, जिसे अगर एक धागे से छेड़ा जाए तो पूरी संरचना डगमगा सकती है। ग्रेट बैरियर रीफ की संरचना जीवित कोरल पोलिप्स द्वारा निर्मित होती है। ये सूक्ष्म जीव अपने कैल्शियम कार्बोनेट के ढांचे के साथ मिलकर विशाल भित्तियों का निर्माण करते हैं। ये कोरल केवल स्पष्ट, गर्म और प्रदूषण रहित पानी में ही जीवित रह सकते हैं। इसलिए यह रीफ इतनी संवेदनशील है कि थोड़ा सा बदलाव भी इसके संतुलन को बिगाड़ सकता है। और यही कारण है कि आज यह प्राकृतिक चमत्कार गंभीर संकट में है। जलवायु परिवर्तन के कारण समुद्र का तापमान बढ़ रहा है और यह प्रवाल भित्तियों के लिए घातक है। जब पानी गर्म होता है तो कोरल अपने भीतर मौजूद सहजीवी शैवाल, जो उन्हें रंग और पोषण देता है, को निकाल देते हैं, जिससे कोरल ब्लीच हो जाते हैं, यानी उनका रंग सफेद पड़ जाता है और वे धीरे धीरे मरने लगते हैं। 2016 और 2017 में हुए व्यापक कोरल ब्लीचिंग की घटनाओं ने ग्रेट बैरियर रीफ के बड़े हिस्सों को गंभीर रूप से क्षतिग्रस्त कर दिया। इसके अलावा प्रदूषण, मछलियों का अत्यधिक शिकार, पोर्ट निर्माण और समुद्री यातायात जैसे मानवीय हस्तक्षेप इस रीफ को लगातार नुकसान पहुंचा रहे हैं। लेकिन इसके बावजूद यह रीफ अब भी जीवित है और वैज्ञानिक, संरक्षण संगठन और सरकारें इसे बचाने के लिए अथक प्रयास कर रही हैं, जिसमें रीफ बहाली, प्रदूषण नियंत्रण और इको टूरिज्म को बढ़ावा देना शामिल है। पर्यटकों के लिए ग्रेट बैरियर रीफ एक सपना है। स्कूबा डाइविंग, स्नॉर्कलिंग, अंडर वाटर फोटोग्राफी और समुद्री जीवन के सबसे रंगीन दृश्यों का अनुभव करने के लिए यह पृथ्वी पर शायद सबसे उपयुक्त स्थान है। जब कोई व्यक्ति पहली बार इस रीफ में उतरता है और उसके सामने हजारों रंगों वाली मछलियां, फूलों की तरह दिखने वाले कोरल और शांति से तैरते समुद्री कछुए दिखाई देते हैं, तो वह क्षण जीवन भर के लिए स्मृति में बस जाता है। ग्रेट बैरियर रीफ केवल एक स्थान नहीं, यह एक चेतावनी है कि प्रकृति कितनी सुंदर हो सकती है और कितनी नाजुक। यह हमें याद दिलाती है कि जीवन केवल जमीन पर नहीं, समुद्र के भीतर भी उतना ही रंगीन, जटिल और महत्वपूर्ण है। और अगर हमने इसे समय रहते नहीं बचाया तो यह रंग केवल किताबों और तस्वीरों में रह जाएंगे। नंबर 9, बोनिफेसियो, फ्रांस का समुद्री किला। शहर फ्रांस के दक्षिणी छोर कोर्सिका द्वीप की चट्टानी सीमाओं पर स्थित बोनिफेसियो एक ऐसा शहर है जो इतिहास, रहस्य और प्राकृतिक सौंदर्य का अद्भुत संगम प्रस्तुत करता है। यह एक किला है, यह एक बंदरगाह है और यह एक जीवंत बस्ती भी। लेकिन सबसे बढ़कर यह एक खामोश प्रहरी की तरह भूमध्य सागर की ओर मुंह किए खड़ा है। सदियों से आने वाले तूफानों, युद्धों और यात्राओं का मूक साक्षी। समुद्र से उठती सफेद चट्टानों के शिखर पर बना यह शहर किसी कहानी की अंतिम पंक्तियों की तरह प्रतीत होता है, ठहरा हुआ लेकिन गहराइयों से भरा हुआ। बोनिफेसियो की स्थापत्य रचना अद्भुत है। पूरे शहर को ऊंचाई पर ऐसी चट्टानों पर बसाया गया है जो समुद्र में सीधी उतरती हैं। दूर से देखने पर यह शहर ऐसा प्रतीत होता है मानो किसी अदृश्य शक्ति ने इसे हवा में टिका दिया हो। समुद्र की तेज लहरें चट्टानों से टकराती हैं और उनके नीचे से एक एक इंच मिट्टी छीनती है, फिर भी शहर डटा हुआ है, अडिग, अभेद्य। ऐसा कहा जाता है कि कुछ पुराने घर चट्टानों से आधे बाहर लटक रहे हैं, जो समय और गुरुत्व के सामने भी झुके नहीं हैं। इस शहर की स्थापना 9वीं शताब्दी में हुई थी, जब टस्कनी के शासक बोनिफेसियो ने यहां एक समुद्री किला बनवाया था। तब से लेकर आज तक यह स्थान यूनानी, रोमनों, अरबों और जेनोइस के शासन और प्रभाव में रहा और हर संस्कृति ने अपनी परछाई यहां छोड़ी है। पत्थरों से बनी संकरी गलियां, आर्चदार दरवाजे और झरोखों से झांकते प्राचीन टावर आज भी उस युग की आहटों को संजोए हुए हैं। इन गलियों में चलते हुए ऐसा लगता है जैसे हर मोड़ पर कोई कहानी आपको पुकार रही है, किसी नाविक की, किसी युद्ध की, किसी प्रेम कथा की। बोनिफेसियो केवल ऊपर से सुंदर नहीं है, इसका आधार यानी वह चट्टानी किनारा स्तूप भी एक अद्भुत भूगर्भीय रचना है। यहाँ की सफेद चूना पत्थर की चट्टानें लाखों वर्षों में बनी हैं,
और इनकी परतों में समुद्री जीवाश्मों के प्रमाण भी मिलते हैं। यही नहीं, समुद्र के किनारे किनारे बनी गुफाएं और सुरंगें भी किसी रोमांचक कथा का हिस्सा प्रतीत होती हैं, जैसे स्टेयरकेस ऑफ द किंग ऑफ अर्गोन, जो समुद्र के किनारे चट्टानों में काटकर बनाई गई सीढ़ियां हैं और स्थानीय किंवदंती के अनुसार एक ही रात में बन गई थी। शहर का बंदरगाह भी अत्यंत आकर्षक है। यहाँ लग्जरी यॉट से लेकर मछली पकड़ने वाली पुरानी नौकाएं तक एक साथ बंधी होती हैं, अतीत और वर्तमान का मिलन बिंदु। बंदरगाह किनारे कैफे और रेस्तरां में बैठकर भूमध्य सागर का सूर्यास्त देखना अपने आप में एक काव्यात्मक अनुभव है। हवा में नमक और इतिहास की गंध होती है और वातावरण में एक शांति जो केवल उन्हीं स्थानों में पाई जाती है जहां प्रकृति और संस्कृति ने मिलकर सदियों तक साथ निभाया हो। बोनिफेसियो की सबसे अद्भुत बात यह है कि यह अपने रहस्य को पूरी तरह कभी उजागर नहीं करता। यह एक ऐसा शहर है जिसे जितना भी देखो कुछ न कुछ अनदेखा रह जाता है। उसकी दीवारों में दबी हुई कहानियां, उसके चट्टानों पर टिके मकानों की खामोशी और समुद्र के बीचों बीच खड़ी उसकी उपस्थिति, सब कुछ एक ऐसी पहेली की तरह है जो अपनी गहराई खुद में छुपा लेती है। बोनिफेसियो कोई आम पर्यटन स्थल नहीं, यह एक अनुभव है, समय की परतों से गुजरता हुआ, हर कदम पर अतीत से आंख मिलाता हुआ। यदि आप कभी यह जानना चाहें कि पत्थरों में आत्मा कैसे बसती है, तो बोनिफेसियो जरूर आइए। वहां समुद्र भी बोलता है और दीवारें भी। नंबर 10, टिंटो रिवर, लाल धातु युक्त नदी। स्पेन के अंदालूसिया प्रांत की भूमि में बहती टिंटो नदी पहली नजर में किसी अन्य ग्रह की नदी जैसी प्रतीत होती है। गहरे लाल, नारंगी और कभी कभी बैंगनी रंग की जलधाराएं जो चट्टानों के बीच लहराती हैं, किनारों पर चमकदार खनिजों की परतें छोड़ती हैं और पूरी घाटी को एक एलियन लैंडस्केप का रूप देती है। परंतु यह कोई काल्पनिक चित्र नहीं, बल्कि धरती की सबसे विचित्र और रहस्यमय नदियों में से एक का जीवंत उदाहरण है। टिंटो रिवर, जिसे रियो टिंटो के नाम से भी जाना जाता है। इसका पानी इतना गाढ़ा लाल होता है कि सूर्य की रोशनी उसमें परावर्तित होकर अग्नि सी आभा उत्पन्न करती है। लेकिन क्या वास्तव में यह नदी खून की तरह लाल है? इसका उत्तर विज्ञान और इतिहास के सम्मिलन में छिपा है। इस नदी की उत्पत्ति सिएरा मोरेना पहाड़ियों से होती है और यह लगभग 100 किलोमीटर तक बहती है, जब तक कि यह अटलांटिक महासागर में नहीं समा जाती। लेकिन इसके रंग का कारण इसके स्रोत में ही छिपा है। यह क्षेत्र खनिजों से भरपूर है, विशेषकर आयरन और सल्फर युक्त चट्टानों से। यहां हजारों वर्षों से खनन कार्य चलता आ रहा है, सबसे पहले रोमन काल में, फिर अरब शासन में और आधुनिक युग में भी। जब ये खनिज चट्टानें हवा और पानी के संपर्क में आती हैं, तो उनके भीतर रासायनिक प्रतिक्रिया होती है, जिससे भारी मात्रा में लोहा और एसिड पानी में घुल जाते हैं। और यही कारण है कि टिंटो नदी का पानी इतना अम्लीय, pH 2 से 3 के बीच और गहरे लाल रंग का होता है। यह नदी पर्यावरण विज्ञानियों और खगोलविदों दोनों के लिए शोध का केंद्र है। एक ओर यह पृथ्वी पर जीवन के चरम रूपों का उदाहरण है, दूसरी ओर यह मंगल ग्रह या अन्य ग्रहों पर जीवन की संभावना को समझने में भी सहायक है, क्योंकि यहाँ की अम्लीयता और खनिज युक्तता के बावजूद नदी में कुछ सूक्ष्म जीव, विशेषकर एसिडोफिलिक बैक्टीरिया, जीवित रहते हैं। ये जीव ऑक्सीजन के बिना भी सल्फर और लोहा से ऊर्जा प्राप्त कर लेते हैं। नासा ने यहाँ के पर्यावरण को मंगल जैसे वातावरण का सजीव उदाहरण मानते हुए गहन अध्ययन किया है। ये देखा गया कि यदि जीवन टिंटो जैसी अम्लीय और विषैली जगह पर फल फूल सकता है, तो वह किसी और ग्रह पर भी संभव हो सकता है। टिंटो नदी की घाटी में आज भी पुराने खदानों के खंडहर मौजूद हैं, गड्ढे, सुरंगें और कभी की चलाई गई रेल लाइनें। इस क्षेत्र का ऐतिहासिक महत्व भी कम नहीं। यह दुनिया के सबसे पुराने खनन क्षेत्रों में से एक है। प्राचीन समय में लोग इस लाल नदी के जल को शुद्धकारी मानते थे और इसके किनारे धार्मिक अनुष्ठान करते थे। हालांकि आज इसका जल पीने या सिंचाई के लिए अनुपयुक्त है, फिर भी इसका वैज्ञानिक और सांस्कृतिक महत्व बहुत गहरा है। पर्यटकों के लिए यह स्थान एक अनोखा अनुभव है। वहां की मिट्टी, पत्थर और जल सभी
लालिमा लिए हुए हैं। यहाँ पर रियो टिंटो माइनिंग पार्क नामक एक संग्रहालय और पर्यटन केंद्र है, जहां लोग खदानों की ट्रेनों में बैठकर पुराने मार्गों पर घूम सकते हैं, नदी के किनारे चल सकते हैं और इस लाल ग्रह जैसे स्थान को अपनी आंखों से देख सकते हैं। टिंटो नदी इस बात का प्रमाण है कि प्रकृति और मानव इतिहास जब मिलते हैं तो वे न केवल सौंदर्य रचते हैं, बल्कि विज्ञान और कल्पना की सीमाओं को भी चुनौती देते हैं। यह नदी केवल एक भौगोलिक विशेषता नहीं, बल्कि एक जीवित प्रयोगशाला है, जो हमें सिखाती है कि जीवन कितनी विषमताओं में भी रास्ता खोज सकता है। और सबसे महत्वपूर्ण, यह हमें यह भी याद दिलाती है कि पृथ्वी के भीतर अब भी ऐसे कोने मौजूद हैं जहां कदम रखते ही आप किसी और ग्रह पर पहुंच जाने का भ्रम पाल सकते हैं। तो देखा ना, ये थी हमारी धरती की वो छुपी हुई परतें, जिनके नीचे दबे हैं ऐसे रहस्य जिन्हें न तो विज्ञान ने पूरी तरह समझा, न इंसान ने पूरी तरह छुआ। ये कोई आम जगह नहीं थी, ये थे संकेत कि ये दुनिया जितनी दिखती है उससे कहीं ज्यादा गहरी, जटिल और खामोश है। हर झील के नीचे कोई द्वार है, हर चट्टान के पीछे कोई दबी हुई चीख, और हर वीरान वादी में अब भी वो कहानी गूंज रही है जो सुनने वाला ही नहीं बचा। अब फैसला तुम्हारा है। क्या तुम इन रहस्यों को सिर्फ एक वीडियो समझकर भूल जाओगे, या इन जगहों की धड़कनों को सच में सुनने की कोशिश करोगे? अगर तुम्हारा दिल इन रहस्यों से टकराया है तो वीडियो को फाड़ के लाइक करो, चैनल की घंटी तोड़ डालो और कमेंट में बताओ कौन सा राज तुम्हें अब तक पीछा कर रहा है। क्योंकि याद रखो, ये सिर्फ जगह नहीं, ये जिंदा है, और अगली बार जब तुम धरती को देखोगे तो वो भी तुम्हें घूर रही होगी। मिलते हैं अगले रहस्यमयी सफर में, वहां जहां तुम जाने से डरोगे और हम वहीं होंगे।